नमस्कार। मैं मितानंद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास को आरंभ करने जा रहे हैं। क्योंकि कंपटीशन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए इतिहास को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि एग्जाम में चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का रहे, बीपीएससी का रहे, यूपी पीसीएस का रहे, चाहे किसी भी प्रकार का स्टेट पीसीएस का रहे, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बीपीएससी टीचर, एसआई, यानी कि कोई भी एग्जाम रहे, हर एग्जाम में इतिहास से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो जब इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्यों नहीं इतिहास को हम अच्छी तरीके से पढ़ लें, ताकि एग्जाम में इससे जो क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पे हम लोग सही तरीके से उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इसलिए इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे मन में क्वेश्चन उठता है कि इतिहास क्या है। हो सकता है कि आप लोग इतिहास के बारे में जान चुके होंगे या जानते ही होंगे, तो यहाँ पे आप लोगों का जो जान रहे हैं उसका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जो नहीं जान रहे हैं वो देख लीजिए कि इतिहास क्या है। इतिहास जो है अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। देखिए, इसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन जब इसको हम समझा देंगे तो बहुत आसान है। क्या है इतिहास? जो है अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। अब इसको समझिए। अतीत, अतीत का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? अतीत का मतलब हुआ कि हम लोग जो है आज से कई लाख वर्ष पहले, या एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि हम लोगों का अतीत क्या हुआ। हम लोगों का पूर्वज, हम लोगों का जैसे पिता, दादाजी, परदादाजी, ये हम लोग का अतीत हुआ। उनके भी तो अतीत थे। तो इसलिए आज से कई लाख वर्ष पहले जो भी घटना घटा हुआ है, ठीक है, जो भी इतिहास में घटना घटा हुआ है, तो वो हमारे क्या है, इतिहास के अंतर्गत ही आते हैं। तो उस अतीत का, अतीत समझ गए, उस अतीत का, अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। क्रमबद्ध अध्ययन यहाँ पे क्या हुआ ये समझिए। क्रमबद्ध अध्ययन यानी कि एक क्रम से, ऐसा नहीं है कि 10 साल, आज से 20 साल, 20 लाख वर्ष पहले जो हुआ, फिर उसके बाद 10 लाख वर्ष पहले जो हुआ, फिर अभी हुआ, फिर चले जाएंगे 19 लाख वर्ष पहले। ऐसा नहीं। जो हमारे अतीत में एक क्रमबद्ध से जो है अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। और उसका हम लोग सीखेंगे कि इतिहास में क्रमबद्ध अध्ययन क्या होता है। क्योंकि आप लोग सुने होंगे प्रागैतिहासिक काल, या इतिहास के अंतर्गत आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता सुने होंगे, फिर आप लोग महाजनपद सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़े होंगे, फिर गुप्त वंश पढ़े होंगे, इस प्रकार का जो है मुगल वंश पढ़े होंगे, फिर अंग्रेजों का आक्रमण हुआ। तो एक क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास के अंतर्गत आ रहा है। इतिहास के अंतर्गत एक क्या है, क्रमबद्ध अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। तो हम लोग इतिहास को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, ताकि एग्जाम में अगर जीरो लेवल से जो स्टार्ट करने का मकसद ये हुआ कि क्वेश्चन इतिहास में जहां से भी पूछा जाएगा, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा सवाल में, उसका सॉल्यूशन हम लोग कर। ठीक है, इसलिए हम लोग को क्या करना है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है। तो ये हम इतिहास का डिफिनेशन हो गया, अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, स्टडी। अब यहाँ पे अब जो आता है नेक्स्ट टॉपिक कि इतिहास का जनक। इतिहास का जनक इसको भी बोलते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। छोटा छोटा एकदम टॉपिक समझेंगे और अच्छी तरीके से बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझना है, और जो हम बता रहे हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो फादर ऑफ हिस्ट्री
किसे कहा जाता है? ये फादर ऑफ हिस्ट्री जो है, ये हेरोडोटस हेरोडोटस को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। इसकी जो पुस्तक, इन्होंने पुस्तक लिखी, समझते जाइएगा। इतिहास का डेफिनेशन हो गया, अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, अर्थात फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इन्होंने एक पुस्तक लिखा, उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका क्या है? एक पुस्तक का नाम है जो कि हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया। तो फादर ऑफ हिस्ट्री हमारा हेरोडोटस हो गया। और हिस्टोरिका नामक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो किसने की? हेरोडोटस ने। यहां तक क्लियर? चलिए, अब इससे आगे हम लोग थोड़ा सीखेंगे। उसमें देखेंगे कि अब इतिहास में जो है, देखिए जब स्टडी करना, जब पढ़ना है तो ऐसा पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए, ताकि एग्जाम में जाने के बाद, इतिहास होता क्या है, हिस्ट्री के बारे में ऐसा अक्सर कहा जाता है कि इतिहास जो होता है ना, वो भूलने वाला सब्जेक्ट है। लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग को कैसा लग रहा है? ये भूलने वाला चीज है? अगर किसी भी चीज को अगर हम लोग सिस्टम से, एक क्रम से, अगर उसका किसी भी चीज का, ऐसा नहीं बोल रहे कि सिर्फ इतिहास के बारे में बोल रहे हैं, किसी भी चीज का अगर सिस्टम से, एक क्रम से अगर उसका हम लोग स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वो भूलने की संभावना नहीं के बराबर है। आप लोगों को, या आप लोगों को किसी के द्वारा को कहानी जब सुनते होंगे या मूवी देखते होंगे, उनका एक एक सीन, एक एक रोल, एक एक जो है, सब माइंड में फिट हो जाता है, बैठ जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि सबसे पहली बात तो क्या है? इंटरेस्ट है। सबसे जो है मुख्य बातें क्या है? किसी भी चीज को याद रहना, उसमें इंटरेस्ट आपको बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले कि इंटरेस्ट लाना है कि हमको भाई इतिहास, हम लोग इतिहास के बारे में जानना है। दूसरी चीज ये है कि अगर सिस्टम से वो मूवी देखते हैं, तो सिस्टम से, क्रम से उसका क्या होता है? पहले जो स्टार्टिंग होता है, फिर धीरे 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 बीच में आते, फिर लास्ट होता है, तो एक सिस्टम से होता है। यहां भी हम लोग क्या करेंगे? एक सिस्टम से चलते जाएंगे, ताकि इतिहास माइंड में बैठ जाए और भूलने की समस्या नहीं हो। ठीक है, तो हम लोग इतिहास का जनक पढ़ चुके हैं, और हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किसने की, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे इतिहास को जानने के लिए हमारे इतिहासकारों ने, इतिहास को हमारे इतिहासकारों ने उसको जानने के लिए 3 अलग अलग खंड में विभाजित कर दिया। क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा जो है, इतिहास के बारे में, इतिहास तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, टॉपिक है। तो इतना बड़े सब्जेक्ट को क्या किया? अलग अलग भाग में बांट दिया, अर्थात अलग अलग काल में बांट दिया। आप लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा कि इतिहास का जो अलग अलग क्या है? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। नहीं, इससे पहले भी, ये तो बाद हुआ, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक ये तो बाद में हुआ। इससे पहले जो हमारे इतिहासकारों ने जो किया है, वो हम लोग जानते हैं। तो हमारे इतिहासकारों ने अध्ययन के दृष्टिकोण से इतिहास को कितने भाग में बांटा है? 3 भाग में बांटा है। बिल्कुल समझिएगा, रटने का कोई जरूरत है ही नहीं। तो सबसे पहले हमारा हो गया फर्स्ट नंबर, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, जिसको भी बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा हमारा हो गया आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्रोटो हिस्टोरिक
पीरियड। और तीसरा जो हो गया है ऐतिहासिक काल, जिसको कि बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, तो हमारे विद्वानों ने कहिए या इतिहासकारों ने इतिहास को अध्ययन के लिए उसको 3 काल में बांट दिया गया है। सबसे पहला हमारा हो गया प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको कि प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। दूसरा हमारा हो गया आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। और तीसरा हमारा हो गया ऐतिहासिक काल, जिसको कि हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये तीनों काल के बारे में बारी बारी से सीखेंगे। ठीक है, तीनों काल के बारे में। तो सबसे पहले हमको प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानना है कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं कि जिस काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं कि जिस काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। कोई भी लिखा हुआ साक्ष्य नहीं है। इस काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई भी लिखा हुआ एविडेंस नहीं है, कोई भी साक्ष्य नहीं है, कोई भी लिपि नहीं है, कोई भी अभिलेख नहीं है। इस काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई भी लिखित, यहां पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, देखिए कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। तो माइंड में अब ये क्वेश्चन उठता होगा कि जब कोई लिखित साक्ष्य है ही नहीं है तो इस काल के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है। हाँ, इस काल के बारे में जानकारी जो प्राप्त होती है वो पुरातत्व से होते हैं, अभिलेख से होते हैं, सिक्के से होते हैं, मुहर से होते हैं। ठीक है, ये सभी जो है स्मारक से होते हैं, भवन से होते हैं। ठीक है, ये लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन पुरातात्विक जो अवशेष है, पुरातात्विक जो अवशेष है, उस सभी पुरातात्विक अवशेष को अध्ययन करके ये पता लगाते हैं, ये अभिलेख से, सिक्के से, उस समय के जो सिक्के थे, उस समय के सिक्के पे जो चित्र अंकित थे, या उस समय के सिक्के किस धातु के बने हुए थे। ठीक है, ये सभी जो है, ये सभी चीज का अध्ययन करके, और उस अध्ययन करने का मतलब पुरातत्व का अध्ययन जब किया जाता है तो ये पता चलता है कि ये पुरातत्व जो अवशेष है ये कितने वर्ष पहले की है। तो ये अनुमान पता चल जाता है। ये भी हम लोग सीखेंगे। ये सभी जो पता चलता है आज से कई लाख वर्ष पहले के बारे में, अभी कैसे पता चल जाता है कि ये इस इतना वर्ष पहले की ये चीजें हैं। क्योंकि कार्बन डेटिंग जो मेथड होती है, कार्बन डेटिंग मेथड के से हम लोग आज से कई लाख वर्ष पहले की चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे कार्बन डेटिंग क्या है, कार्बन डेटिंग मेथड क्या है। तो फिलहाल अब यहां समझिए, ये लिखित साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन ये सभी चीजों से क्या करते हैं, अध्ययन करके हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, आइए अब चलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इस काल में आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं कि जिस काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास लिखित साक्ष्य है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, नोट में यहां ध्यान दीजिएगा, लिखित साक्ष्य है लेकिन
यहाँ पे लेकिन लग गया, यहाँ पे क्या लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन आदि ऐतिहासिक काल के समय आते आते, यानी कि इसलिए इस काल में बांटा गया है कि इस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, यानी उस समय के लोगों के द्वारा कोई पढ़ा लिखा हुआ नहीं रहता था, जो कि कुछ ही लिखा रहे। लेकिन जैसे ही मनुष्य में विकास होते चला गया, तो जैसे ही उसको लिखने का तरीका आ गया मालूम, तो उसको आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया। तो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या हुआ, इस समय प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका लिखित साक्ष्य है, लेकिन ये जो लिखित साक्ष्य है इसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसको पढ़ा नहीं जा सका है। लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन जो साक्ष्य लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, अभी तक पढ़ ही नहीं पाया, अभी तक नहीं पढ़ पाया। तो अब जैसे इसका एग्जांपल, ये हमारा जो सिंधु घाटी, उदाहरण के तौर पे जो है, ये हमारा हो गया सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इस सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी चीज लिखा हुआ है, अब क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये समझ में नहीं अभी तक आ रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल का उदाहरण है, तो आदि ऐतिहासिक काल का उदाहरण है। और इसमें अगर पूछा जाए, हाँ, इसके अंतर्गत जो आता है वो हमारा आता है पाषाण काल, वो हमारा क्या आता है, पाषाण काल, स्टोन एज। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो आता है पाषाण काल आता है, और आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या आता है, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया और हड़प्पा सभ्यता हो गया। तो प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। अब आइए ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। इस काल में अभी लिखित साक्ष्य नहीं है, इस काल में लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन लिखा हुआ चीज को पढ़ा नहीं जा सका है। तो जैसे ही लिखा हुआ चीज को पढ़ लिया जाता है तो इसको ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रख दिया जाता है। इसमें क्या हुआ, बस लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी जा सका है, यहां पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन यहां क्या हुआ, जो लिखित साक्ष्य है उसको पढ़ा भी जा सका है। ठीक है, तो ये हमारा जो अब यहां जो हम लोग हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में जो बताए पहले, जो प्राचीन जो ये है प्राचीन भारत, इसके अंतर्गत प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया, और आधुनिक भारत हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया। ठीक है, इतिहास के अंतर्गत हो गया, प्राचीन इतिहास कहिए या मध्यकालीन इतिहास कहिए या आधुनिक इतिहास कहिए। ठीक है, ये हो गया इतिहास हो गया। तो ये प्राचीन इतिहास। अब हम लोग जो पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में जो अंतर्गत जो, जैसे क्या के इसका एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि वेद तो लिखा हुआ है ना, वेद के जो रचयिता है महाकृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। पुराण हो गया, उपनिषद हो गया, और तब से लेकर अभी तक जो है, अभी तक जो चलते आ रहा है, हम लोग इतिहास के बारे में जो जान रहे हैं वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत है, आता है। तो यहाँ पे तीनों काल के बारे में जान चुके हैं, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में भी जान गए, आदि ऐतिहासिक काल के बारे में जान गए, और ऐतिहासिक काल के बारे में जान गए। अब यहाँ पे हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानना है, जो कि यहां से स्टार्ट होगा, पाषाण काल से ये स्टार्टिंग होगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, पाषाण काल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी का रहे, चाहे वो कोई भी पीसीएस लेवल का एग्जाम रहे। ठीक है,
यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्पेशलिस्ट जो है नेट जेआरएफ जो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अगर हिस्ट्री ऑप्शनल कोई लिया हुआ इतिहास ऑप्शनल लिए हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है भविष्य में तो इसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये पाषाण काल। देखिए समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। अभी तक आप लोग को लगता होगा कि ये क्या बता रहे हैं आप लोग, एग्जाम से रिलेटेड कोई कुछ बता ही नहीं रहे हैं सर। एग्जाम से रिलेटेड अगर रटवा दे तो वो अच्छा है, अगर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएं वो अच्छा है। बताइए, डायरेक्ट हम रटवाना चालू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि वेद की रचयिता, वेद किसने लिखी है, महाभारत किसने लिखा है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है, सब होगा। वो रटा हुआ चीज ज्यादा दिन तक याद नहीं रहता, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप कहानी स्टोरी के रूप में अगर आप समझ आइएगा ना तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये टॉपिक जो बता रहे हैं, ये टॉपिक जब खत्म हो जाएगा उसके बाद जब क्वेश्चन आप लोग से अगर हो सकेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आ चुका है इससे रिलेटेड जो बताएंगे, अगर नहीं होगा तो टॉपिक के अंत में हम क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन लाएंगे जो कि एग्जाम में पूछा गया है और यहां से हम जो बता रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो चलिए अब हम लोग को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत क्या बोले थे, पाषाण काल आता है, तो पाषाण काल के बारे में समझते हैं। पाषाण काल को समझते हैं। पाषाण काल जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन एज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है VBI पाषाण काल। ठीक है, अब पाषाण का मतलब यहां देखिए क्या होता है, आप लोग समझ गया होंगे। पाषाण यहाँ स्टोन, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, काल का मतलब हो गया समय, हो गया पत्थर का समय। अब आप कहिएगा पत्थर का समय क्या टॉपिक है, और आप लोग को कुछ नहीं मिला सर पत्थर का समय पाषाण काल। हाँ, चूंकि आज से कई लाख वर्ष पहले प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पत्थर एक ऐसा चीज था कि ज्यादातर उस समय के लोगों के द्वारा इसी पत्थर का उपयोग करके अपने जीवन शैली में उन्होंने उसका जो लाइफ स्टाइल था, उनका जो रहन सहन था, उनका जो खान पान था, कहीं न कहीं यही पत्थर से जुड़ा हुआ था। जैसे कि उस समय को जो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो थे उस समय, पाषाण काल में भी बताएंगे कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आग का आविष्कार नहीं हुआ था। वो उस समय के लोगों के द्वारा, अभी जो हम लोग एक से एक वैरायटी खाते हैं नहीं, ऑर्डर देते हैं जोमेटो में, ठीक है, जो होता है ऑर्डर वो आ जाता है। तो उस समय के लोगों को जब आग का आविष्कार ही नहीं हुआ था तो आप सोच सकते हैं उस समय के लोगों के द्वारा खेती करना नहीं आता था, पशु पालन नहीं था, वो सब पशु को नहीं पालते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और अपना भोजन के तलाश में शिकार करते थे। तो वो कच्चे मांस का उपयोग करते थे, कंद मूल फल फूल ये सभी खाते थे। वो कच्चे मांस जो खाते थे, आप समझिए कच्चा मांस जो जानवर खाता है, शेर खाता है, ये सभी कच्चे मांस, उस समय मनुष्य भी कच्चा मांस का सेवन करता था, क्योंकि उस समय आग का उपयोग नहीं करना जानता था। आग तो था, जैसे जंगल में आग लग जाता था तो आग तो था, लेकिन आग का उपयोग कहां किया जाए ये नहीं जानता था। तो जब आग का उपयोग ही नहीं करना जानता था तो वो भोजन कैसे बनाते। अब भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए था, खेती का अनाज चाहिए था। तो जब खेती ही नहीं जानते थे तो वो अनाज कहां से उपयोग कर पाएगा, तो कच्चे मांस का उपयोग करते थे। तो कच्चे मांस का उपयोग करने का मतलब हो गया किसी भी जानवर का शिकार करना या चिड़िया का शिकार करना, पक्षी का शिकार करना। तो वो शिकार कैसे करेगा, लिया आज के समय में मारा फोर्ट-1 AK-47 जो क्या करेगा, उसका वो शिकार कर लेगा। उस समय जब आग का है, आप सोच सकते हैं उस समय पत्थर ही एक ऐसा चीज था जो कि उसका यूज करके उस समय के लोगों के द्वारा शिकार करके जानवर या पक्षी को मारता था और उसका मांस खाता था कच्चा बना के। तो उसमें पत्थर का उपयोग हुआ। उसके बाद उस जो रहते थे जो थे
वो पहाड़ों की गुफाओं में रहते थे। पहाड़ तो पत्थर का बना हुआ है, क्योंकि जानवरों से रक्षा करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो पहाड़ों की गुफा में रहते थे। तो पहाड़ में भी यहाँ पत्थर का उपयोग हो गया और हथियार में भी हो गया। तो मोस्टली ज्यादातर पत्थर का उपयोग होता था, इसलिए उसको पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है। अब ये पाषाण काल भी बहुत बड़ा काल रहा है। पाषाण काल जो रहा है सबसे बहुत बड़ा काल रहा है, क्योंकि पाषाण काल के बाद कांस्य युग आया, फिर लौह युग आया। वो सभी हम लोग फिर अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जितना भी आया है, जो भी काल आया सबके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग, ये सभी छोटा छोटा है, लेकिन पाषाण काल का समय बहुत ही लंबा समय रहा है। तो पाषाण काल जब लंबा समय का मतलब हो गया, बहुत बड़ा भाष है। जिस प्रकार हमारे विद्वानों ने, इतिहासकारों ने इतिहास को जानने के लिए 3 काल में बांटा, उसी प्रकार पाषाण काल भी बहुत बड़ा काल है, बहुत लंबी समय अवधि इसका रहा है पाषाण काल की। तो इसलिए हमारे विद्वानों ने इसको भी 3 भाग में बांट दिया पाषाण काल को। देखिए, पढ़ते पढ़ते बोर नहीं होना है, समझना है। देखिए क्या है, एक बार अगर आप समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस पर से क्वेश्चन जब पढ़ने के लिए बैठे, जब आप लेक्चर को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप क्या करने, पढ़ने बैठे हैं। जब पढ़ने बैठे हैं तो जो भी बता रहे हैं वो गलत नहीं बता रहे हैं, और गलत बताने से क्या फायदा है, मेरा भी समय लॉस हो रहा है, आपका भी समय लॉस हो रहा है। ठीक है, इसलिए जो बता रहे हैं उसको समझते जाइए, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछता है। क्योंकि मुझे भी अनुभव है, मैं भी कई एग्जाम दे चुका हूँ। ठीक है ना, वो बताएंगे अपना बायोग्राफी। तो इसलिए जो बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। पाषाण काल को भी 3 भाग में बांट दिया, समझिएगा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। पहला हो गया पूरा पाषाण काल। पेलियोलिथिक पीरियड पूरा पाषाण हो गया। दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल, इसको मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं। और तीसरा हो गया नव पाषाण काल, जिसको की बोलते हैं नियोलिथिक पीरियड। ये पाषाण काल को भी हमारे विद्वानों ने कही है, या इतिहासकारों ने भी इसको अध्ययन के लिए कितने काल में बांट दिया, 3 काल में बांट दिया। पूरा पाषाण काल, जिसको कि पेलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। दूसरा मध्य पाषाण काल, जिसको कि मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं। तीसरा है नव पाषाण काल, जिसको कि नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये तीनों काल के बारे में सीखेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है पूछता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है और यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। ये तो इसलिए ये टॉपिक जो पाषाण काल है ये बहुत वीवीआई टॉपिक है। चाहे हम बता दें आपको किस किस के एग्जाम के लिए, जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम, जो भी आपको सरकारी नौकरी चाहिए ना, वो सभी के लिए यहां से क्वेश्चन पूछता है। इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से जान लेना है, पढ़ लेना है, ताकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन अगर पूछे तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करें। क्योंकि जो ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, या जो टॉपिक इसको नहीं पढ़ा है, तो उनका क्वेश्चन जो रटा हुआ है मात्र वही बना सकता है। हो सकता है कि रटा हुआ चीज याद नहीं आए उस समय, लेकिन जब आप एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा तो माइंड में नहीं भी आएगा, तो एक बार जब रिमाइंड कीजिएगा पूरे स्टोरी को, तो वो अपने आप आते चला जाएगा। हो सकता है कि मान लिया जाए कि ये पूरा पाषाण काल का समय जो है याद नहीं रहा, सपोज दैट क्वेश्चन ये पूछा गया है, लेकिन अगर ये इसका हमको अगर कॉन्सेप्ट याद है, इनका अगर कॉन्सेप्ट याद है, तो इन दोनों का क्वेश्चन जब आएगा, ये जब जान रहे हैं, इसमें ये अपने इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। हो सकता है इसका नहीं जान रहे हैं, इसका दोनों का जान रहे हैं, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर रटे हुए हैं तो रटा हुआ चीज पता ही नहीं चल रहा है कि किस चीज का है, कौन सा कॉन्सेप्ट है।
इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आप उसको क्या कीजिएगा, बना सकते हैं, याद अगर रहेगा तो। इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ जो हिस्ट्री इतिहास जो है नहीं पढ़ता है, उनको इतिहास बहुत भारी लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम बता रहे हैं, अगर उस प्रकार से पढ़िएगा तो आप लोग को इतिहास के ऐसा कोई भी इजी सब्जेक्ट नहीं लगेगा। क्योंकि हम बारी बारी से सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक को बताएंगे, यहां तक कि मैथ और रीजनिंग भी बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल एकाग्रचित होकर पढ़िए, शांत से पढ़िए, और आप लोग एग्जाम में क्वालिफाई करिए और अपना गवर्नमेंट जॉब लीजिए और मस्ती में रहिए, जिस प्रकार मैं मस्ती में रहता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए आज बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका पाषाण काल के बारे में सीखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।